मंच पर आसीन सम्मानित नेतृवृंद और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में भाग ले रहे मेरे बहुत ही स्नेही कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, हम नव वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामना देती हूं। ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और ये वर्ष हमारी पार्टी और हमारे देश के लिए कल्याणकारी हो। मित्रों, ये राजनीतिक प्रस्ताव श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बनाकर राष्ट्रीय कार्य समिति के समक्ष रखा था। वहां से कुछ संशोधनों के साथ ये पारित हुआ और ये संशोधित प्रस्ताव आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल है। माहौल उत्साह से भरा हुआ है। अभी अभी जिन राज्यों के चुनाव हुए, बहुत यशस्विता से हमने 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं और इन परिणामों के कारण हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश है, क्योंकि कांग्रेस को केवल शिकस्त नहीं मिली, इन चुनावों में कांग्रेस ध्वस्त हो गई है। दिल्ली में पिछली बार के चुनाव में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार मात्र 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। राजस्थान में तो उनकी दुर्गति हुई है। 17 जिलों में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, एक भी सीट। 34 सीटों में से एक भी अनुसूचित जाति की सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। एक भी अल्पसंख्यक समुदाय की सीट कांग्रेस राजस्थान में नहीं जीत पाई। और हमें गर्व है कि 34 में से 32 अनुसूचित जाति की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 4 अल्पसंख्यक समुदायों की जीती हैं। 2 मुस्लिम भाई जीत कर आए हैं, 2 सिख भाई जीत कर आए हैं। इस कारण जो चुनाव समर में एक दृश्य बनेगा, वो दृश्य क्या होगा? वो दृश्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विजय का उल्लास लिए हुए चुनावी समर में खड़ा होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रहा होगा। यह राजनीतिक स्थिति का पहला दृश्य है। और इसी के साथ प्रासंगिक दूसरा दृश्य क्या है? हमारा नेतृत्व घोषित है। हमने भाई नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रूप से इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की घोषणा से कन्नी काट गई है और जो तर्क उन्होंने दिया है, वो तर्क किसी के गले के नीचे नहीं उतर सकता। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि कांग्रेस की ये परंपरा है, हम कभी नेतृत्व को घोषित नहीं करते। मित्रों, परंपरा वो चीज होती है जिसका ज्ञान छोटे से छोटे, अदना से अदना कार्यकर्ता को होता है। ये कैसी पार्टी है कि जिसे परंपरा का ज्ञान भी अध्यक्षा को 16 जनवरी को होता है और जिसको वो अपने कार्यकर्ताओं को बताती है। ये कैसी पार्टी है कि इस परंपरा का ज्ञान उनके प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है। वो 3 जनवरी को अपनी औपचारिक विदाई की घोषणा करते समय ये कहते हैं कि अगली बार के लिए मैं तो उपलब्ध नहीं हूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही नाटक है जैसा अंतरात्मा की आवाज के समय हुआ था। ये वो पार्टी है जिसे अंतरात्मा की आवाज भी देर से सुनाई पड़ती है और जिसे परंपरा का बोध भी देर से होता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस डर गई है और हार के भय से उन्होंने अपना नेतृत्व घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसलिए राजनीतिक दृश्य दूसरा क्या होगा? हमारा साकार नेतृत्व और उनका निराकार नेतृत्व, इनके बीच में युद्ध होगा। तीसरा राजनीतिक दृश्य
जनता की आकुलता का है। आज भारत की जनता आकुल भी है और व्याकुल भी, निराश भी है और नाराज भी। और इस राजनीतिक प्रस्ताव में उन नाराजगी के तमाम मुद्दों को हमने एक एक करके समेटा है। सबसे पहले हमने उस चोट को पकड़ा है जो चोट इस देश के आम आदमी पर भी पड़ रही है और आम औरत पर भी पड़ रही है, महंगाई, जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के चरमराने से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की चरमराहट का एक बड़ा प्रस्ताव कल आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने हमने रखा था। हम उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि 22 मई 2013 को, पिछले वर्ष, जब इस सरकार ने अपने 4 महीने पूरे किए थे, तो अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम क्या करें, हमें गिलास आधा खाली मिला था, हम भर कैसे सकते थे, भरने में समय लगता है। मित्रों, उनका ये आरोप सत्य से सरासर परे है। हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में उस आर्थिक सर्वेक्षण के शब्द जस के तस लिखे हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण सन 2004 में सरकार आने के बाद इस सरकार ने सबसे पहले संसद के पटल पर रखा था, और जिसमें स्वयं माना था कि एक झूमती हुई अर्थव्यवस्था उन्हें धरोहर में मिली है। 8.4% की विकास दर उन्हें विरासत में मिली है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि सार्वजनिक रूप से असत्य भाषण करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? यह आपका अपना संसद के पटल पर रखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन 8.4% की दर को आप 4.8% पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आतंक में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम किया है। अर्थव्यवस्था के बाद हमने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात की है। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का सवाल है मित्रों, नक्सलवाद और आतंकवाद की बात तो हम हर राजनीतिक प्रस्ताव में करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक नया आयाम जुड़ा है उसमें। जब राजनीतिक रैलियों पर आक्रमण होने लगे हैं, और पटना रैली का उदाहरण हमारे सामने है। रैलियां अचानक नहीं होती, रैलियों की सूचना महीनों महीनों पूर्व प्रशासन को दी जाती है। इसलिए तकाजा है इस बात का कि वहां वो देश के राजनेताओं की सुरक्षा का प्रबंध करें। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व पटना में उपस्थित था, लाखों लाख लोग उस रैली को सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक के बाद एक बम धमाका होता गया। मैं तो धन्यवाद देती हूँ और आभार करती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जो वहां उपस्थित था, कि एक क्षण भी विचलित हुए बिना वो अपना पूरा संदेश वहां देते रहे और हमारे नेतृत्व ने साहस का परिचय दिया था। लेकिन वहां की सरकार ने कोताही और लापरवाही का परिचय देते हुए ये कहा था कि हमें परवाह नहीं है, अगर किसी रैली पर कोई आतंकवादी हमला करता है तो हमें इसकी परवाह नहीं। इसका जिक्र हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में किया है। जहां तक बाह्य सुरक्षा का ताल्लुक है, चीन की घुसपैठ एक आम बात हो गई है। पाकिस्तान की सेना द्वारा हमारी सेनाओं का अतिक्रमण हर रोज होता है, लेकिन उसमें भी एक नया आयाम जुड़ा है। पाकिस्तान की सेना अब केवल आकर हमारे सैनिकों को मारती नहीं, तो मारने के बाद उनका सर धड़ से अलग करके ले जाती है। और हमारी सरकार शहीद हेमराज का शव, बिना सिर का, सर कटा हुआ शव उनके परिजनों को सौंपती है। और उसके बाद तो एक ऐसा हादसा सामने आया, 4 दिन पहले टीवी न्यूज पर दिखाया गया कि वो केवल सर काट कर नहीं ले गए, उस सर को पीओके में उन्होंने जगह जगह घुमाया और एक उन्मत्त हाथी की तरह से दिखाया कि ये देखो हम ये सर काट कर लाए हैं। लेकिन मुझे दुख है, इतने बड़े हादसे के बाद
सरकार की तरफ से मौन साधे रहा, कोई व्यक्ति वहां से बोला नहीं। इसीलिए उस दिन रात को मैंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि हादसा वो था बड़ा जो घट गया, हादसा वो था बड़ा जो घट गया, पर शर्म उससे भी बड़ी कि तुम चुपचाप हो। ये बाह्य सुरक्षा का एक नया आयाम जुड़ा है, जहां सिर कट कर चले जाते हैं लेकिन सरकार मौन साधे रहती है। इसके बाद हमने बहुत चीजें जोड़ी हैं इसमें। हमने संस्थाओं के क्षरण की बात की कि संस्थाओं का पतन हुआ है इस 5 वर्ष के राज्य में, चाहे सीएजी हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे जेपीसी हो। पर अभी तक तो इनके छुटभैया नेता बोलते थे। कुछ दिन पहले तो हद हो गई जब कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास दर सीएजी और सीबीसी के कारण रुक गई है। प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि आपके मंत्री चाहे जितनी लूटमार करें, लेकिन देश का की संवैधानिक संस्था सीएजी उन खातों की जांच ना करे तो विकास दर बढ़ेगी। देश की संवैधानिक संस्था सीबीसी उनकी विजिलेंस ना करे तो विकास दर बढ़ेगी। ऐसी विकास दर हमें नहीं चाहिए जो लूटमार से भरी हुई होगी, लेकिन सीएजी पर आपके लोग प्रहार करते हैं। सीबीसी की नियुक्ति में आप नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी को एक तरफ कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस टिप्पणी को स्वीकार करते हुए नियुक्ति को रद्द करती है, और जेपीसी में जो कुछ हुआ उसका जिक्र हम लोगों ने इस प्रस्ताव में किया है। उसके बाद हमने एक प्रकरण लिखा है जिसको शीर्षक दिया है सत्यमेव जयते। मित्रों, ये वो प्रकरण है जिसको 12 बरस तक नरेंद्र भाई ने भोगा है। एक ऐसा केस एहसान जाफरी वाला जिसमें नाम से आरोपी बनाया गया, उन्हें नाम से। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की, पूरी जांच हुई, जांच के बाद उनको निर्दोष करार दिया गया, लेकिन इतने भर से तसल्ली नहीं हुई शिकायतकर्ताओं को। उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की मजिस्ट्रेट के सामने, अहमदाबाद में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की, और वो प्रोटेस्ट पिटीशन जी खारिज हुई, और उसके बाद उन्हें न्याय मिला। 12 बरस के बाद सत्य की विजय हुई और उन्हें न्याय प्राप्त हुआ। मैं आपको बधाई देती हूँ नरेंद्र भाई। और एक बात दोहराना चाहूंगी जो मैंने आपके सद्भावना उपवास के समय कही थी कि मैं आपके इस गुण की कायल हूं कि मीडिया से विचलित हुए बिना आपने जो अपना पथ तय कर लिया, आप उस पर निरंतर बढ़ते गए, आपने आलोचकों की परवाह नहीं की। ये व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण होता है मित्रों, वरना छोटे से छोटी आलोचना से व्यक्ति भटक जाता है, विचलित हो जाता है, बौखलाहट में चीजें छोड़ जाता है। लेकिन आत्मबल जिसमें हो वो सीधे एक राह पर चलता रहता है, और उस आत्मबल का तकाजा है कि 12 बरस बाद ही सही, लेकिन आपको न्याय मिला है और आपने सत्य पर विजय हासिल की है। एक पैराग्राफ हमने इसमें पूर्वोत्तर पर लिखा है, जिसमें हमने अरुणाचल के स्टेपल वीजा का भी जिक्र किया है, जिसमें हमने मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर का भी जिक्र किया है। लेकिन एक बात उसमें सबसे बड़ी कही है असम के बारे में। हम चाहते हैं कि देश में एक सर्वानुमति बने, देश में एक कंसेंसस बने, और वो कंसेंसस इस बात पर बने कि असम की समस्या हिंदू और मुस्लिम की समस्या नहीं है, बल्कि ये भारतीयों और विदेशियों की समस्या है। और जो विदेश से भी आने वाले लोग हैं उनमें ये तहजीब की जाए, ये तमीज की जाए कि कौन यातना सहकर आ रहा है जिंदगी बचाने के लिए और कौन घुसपैठिया बनकर आ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। जब तक इसका अंतर नहीं आएगा, और ये अंतर जब तक देशवासियों को समझ में नहीं आएगा, तब तक असम की समस्या नहीं सुलझ सकती। मुझे याद है अडवाणी जी जिस समय गृह मंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय स्वयं उन्होंने ये बात राज्यसभा में खड़े होकर कही थी कि मैं असम के सांसद के नाते अडवाणी जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर में फर्क करिए। वहां से जो हिंदू परसिक्यूशन के कारण आ रहे हैं उन्हें रिफ्यूजी का स्टेटस मिलना चाहिए,
और जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं उन्हें घुसपैठिए का आना चाहिए। इसलिए जब हम वोटर लिस्ट से नाम काटें तो रिफ्यूजीज के नाम नहीं कटने चाहिए, केवल इन्फिल्ट्रेटर्स के कटने चाहिए। और अडवाणी जी ने इस बात को सराहा था, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि 10 बरस से वही डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपनी कही गई राज्यसभा में कही गई बात को वो भूल गए और असम की जिस समस्या का निदान उन्होंने हमें सुझाया था वो निदान इन्होंने नहीं किया। लेकिन आज के इस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने चाहा है कि पूर्वोत्तर की सही स्थिति को सही दृष्टिकोण से देश समझे। ऐसे बहुत से बिंदु और बहुत सी चीजें हमने इसमें डाली है मित्रों, लेकिन सवाल एक है, इस राजनीतिक परिस्थिति के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, आज जनता व्याकुल और आकुल होकर उनसे पिंड छुड़ाना चाहती है। मैं 2 विषय इसमें और लेना चाहूंगी जो राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं है। परसों कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया है, उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का विरोध किया है, उन्होंने लोकपाल विधेयक का विरोध किया है। मैं कहना चाहती हूं राहुल जी, आप कभी संसद में आते हैं, कभी लोकसभा में आकर बैठते हैं, कभी संसद की कार्यवाही अपने आंखों से आपने देखी है? आप सुनी सुनाई बातों पर अपने घर में बैठकर अपना भाषण घड़कर पूरे देश और दुनिया में असत्य फैलाते हैं। मित्रों, सच्चाई ये है कि रात के 10:30 बजे तक बैठकर दोनों सदनों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया है, अर्धरात्रि तक बैठकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम को पारित किया है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रस्तुत करने वाले मंत्री जयराम रमेश ने संसद के पटल पर खड़े होकर धन्यवाद देते हुए ये कहा कि आज अगर हम इस बिल पर बहस कर पा रहे हैं तो इसलिए कि सर्वदलीय बैठक में जब 2 बार ये बिल अटक गया तो हमारी नेता प्रतिपक्ष ने रास्ता निकाला और उसके कारण आज ये बिल लाने में मैं यहाँ सफल हुआ हूँ। उनके अपने मंत्री ये संसद में कहते हैं और राहुल गांधी एआईसीसी की मीटिंग में कहते हैं कि हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का विरोध किया था। जहां तक लोकपाल विधेयक का ताल्लुक है, अरे लोकपाल विधेयक तो आप लाना ही नहीं चाहते थे। 1 बरस तक राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डलाए रखा। ये तो पिछले सेशन में पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में मांग की कि लोकपाल विधेयक लाइए, हम इसको पारित करेंगे। उस दबाव के कारण से लोकपाल विधेयक आपको लाना पड़ा और राज्यसभा में पारित होकर जब लोकसभा में आया तो 1 दिन में हमने लोकसभा में पारित किया। आप बेवजह का श्रेय लेते हैं और विपक्ष पर बेवजह का ठीकरा फोड़ते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं, ये सत्य आपको मालूम होना चाहिए ताकि कहीं भी अगर चर्चा हो, आजकल बस में चलते हुए, रेल में चलते हुए, चौराहे पर खड़े हुए चुनाव के माहौल में चर्चाएं होती हैं, अगर इस झूठ को कोई आपके सामने रखे तो आप इस झूठ का पर्दाफाश करके सत्य बोल सके। एक दूसरी बात जो मैंने कहा था कि मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। दूसरी बात श्रीमती सोनिया गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कोई ऐसी सरकार जिसने पहले इतना अच्छा काम किया हो? ये बात उन्होंने एक बार पहले भी रामलीला मैदान की एक एफडीआई पर आयोजित रैली में कही थी और मैंने संसद में खड़े होकर उनसे पूछा था कि सोनिया जी, आपने ये बात कही, आप कौन सी सरकार को चुनौती दे रही थी जब ये बात कह रही थी? तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा आपको। तो मैंने कहा नहीं, आप भूल गई कि इस देश में 18 बरस तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही, 11 बरस तक श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार रही, 5 बरस तक आपके पति राजीव गांधी की सरकार रही, 5 बरस तक आप ही पार्टी के नरसिम्हा राव की सरकार रही। ये कहकर के इससे पहले कोई और अच्छी सरकार नहीं आई, ये सबसे अच्छी सरकार है। आप चुनौती मुझे नहीं दे रही थी, आप चुनौती दे रही थी अपने नाना ससुर को, आप चुनौती दे रही थी अपनी सासू माँ को, आप चुनौती दे रही थी अपने पति की सरकार को। लेकिन चूंकि इस सरकार का सूत्र संचालन पर्दे के पीछे से आप कर रही हैं,
इसलिए अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप सारी कांग्रेसी सरकारों को भी भूल गई और 3 अपने घरानों की सरकारों को भूल गई। ये चुनौती आपके लिए है, ये चुनौती हमारे लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया है। मित्रों, इन लोगों के आंखों पर मोह की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। लेकिन आने वाले चुनाव में इस देश की जनता इन्हें आईना दिखाएगी और वो हकीकत इन्हें समझाएगी। केवल हमें संकल्पित होकर जाना है। मुझे खुशी है, कल भाई अनंत कुमार जी ने जब आगामी कार्यक्रम दिए तो जहां आपको सामूहिक कार्यक्रमों के बारे में बताया, वहां व्यक्तिगत तौर पर हमें क्या करना है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने यहां बैठे हर व्यक्ति से कहा कि हम अगले 100 दिन पार्टी के लिए समर्पित कर दें और उसमें 100 वोटर, 100 मतदाता बनाएं, उसमें 100 वॉलंटियर्स बनाएं, उसमें 100 घरों से जाकर संपर्क करें, उसमें 100 लोगों से निधि संकलित करें और 100 लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ें। अगर ये बात हो जाती है जो कल एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के तौर पर आपको दी गई है, तो 272 प्लस का मिशन प्राप्त करना असंभव नहीं है। कई बार कुछ लोग हमसे पूछते हैं, कुछ पत्रकार पूछते हैं, 272 कैसे प्राप्त करोगे? हमने कहा भैया सन 77 में जैसे 286 प्राप्त किए थे वैसे 272 प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? जहां बहुत मजबूत है वहां 100% जीतेंगे, जहां थोड़े कमजोर हैं वहां अधिकांश जीतेंगे, जहां ज्यादा कमजोर हैं वहां भी जरूर जीतेंगे, खाता जरूर खोलेंगे और 272 का ये संकल्प प्राप्त करेंगे। मैं आपको केवल एक बात कहना चाहती हूं कि भाजपा का विराट संगठन, भाजपा शासित राज्यों की अनेकानेक उपलब्धियां और नरेंद्र भाई का सक्षम नेतृत्व, ये 3 चीजें मिलकर इस चुनाव को बहुत आकर्षक भी बना रही हैं और विजय की संभावनाओं से ओतप्रोत भी कर रही हैं। इसलिए बिना कोई संदेह अपने मन में लिए, बिना कोई किंतु परंतु लगाए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे उत्साह और जोश के साथ चुनावी समर में उतरिए और एक विकसित भारत के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए लोगों से वोट मांगिए। देश की जनता हमें वोट देगी और विजयश्री हमारा वरण करेगी। ये विश्वास आपको दिलाते हुए मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।